नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे विस्मयकारी और शानदार पर्वत श्रृंखला महान हिमालय के बारे में। हम इसके भौगोलिक, पारिस्थितिक, आध्यात्मिक और मानवीय हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। ये पहाड़ भले ही हमें देखने में सदियों पुराने और एकदम स्थिर लगते हों, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से हिमालय आज भी हर साल लगभग 5 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये कोई रुके हुए पत्थर नहीं, बल्कि एक जिंदा और लगातार बढ़ती हुई संरचना है। तो आइए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, द अबोर्ड ऑफ स्नो। अगर हम इसके विशाल भौतिक आकार की बात करें तो ये जानकर सच में हैरानी होती है कि ये पर्वतमाला दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का 25% हिस्सा कवर करती है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा। अब इस स्लाइड को देखिए। प्राचीन संस्कृत नाम हिमालय इन चोटियों की असली पहचान को कितनी खूबसूरती से बयां करता है। हिम और आलय यानी बर्फ का घर। नीले आसमान के बैकड्रॉप में हमेशा सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े ये ऊंचे पहाड़ सच में अपने नाम को पूरी तरह सार्थक करते हैं। इसके फैलाव का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम में पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचे बरवा तक ये पूरा सिस्टम 2400 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी तक फैला हुआ है। एक ऐसी श्रृंखला जो बिना किसी भेदभाव के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल की सीमाओं को पार करती है। और ये हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगता है। हिमालय असल में कोई एक पहाड़ नहीं, बल्कि 3 समानांतर पर्वतमालाओं का एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। सबसे बाहर है नई और युवा शिवालिक रेंज। फिर बीच में आता है मध्य हिमालय यानी हिमाचल, जो अपनी बीहड़ और गहरी घाटियों के लिए जाना जाता है। और सबसे अंदर है सबसे पुराना महान हिमालय या हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची और हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियां मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, एशिया का महत्वपूर्ण वाटर टावर। सिर्फ चट्टान और बर्फ से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो समझ आता है कि ये पहाड़ हमारे पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए लाइफलाइन यानी जीवन रेखा का काम करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र एशिया के वाटर टावर की तरह काम करता है। सियाचिन जैसे इसके विशाल ग्लेशियर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगसी जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों को पानी देते हैं। और आपको पता है, ये नदियां सीधे तौर पर करीब 2 अरब लोगों का जीवन चलाती हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ के वातावरण में एक जबरदस्त विरोधाभास भी देखने को मिलता है। एक तरफ बहुत अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं, जहां खून जमा देने वाली ठंड है और बर्फीले तेंदुए, रेड पांडा और ब्लू शीप जैसे जानवर संघर्ष करते हुए रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के चितवन नेशनल पार्क जैसी उपोष्णकटिबंधीय हरी भरी घाटियां हैं, जहां बंगाल टाइगर, एक सींग वाले गैंडे और मगरमच्छ बड़े आराम से फल फूल रहे हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला में इतनी अलग अलग दुनिया। इन बहती नदियों और पहाड़ों की ताज़ी हवा की प्राकृतिक सुंदरता से परे एक सवाल तो जहन में आता ही है, आखिर हर साल लाखों लोग इतने दुर्गम, कठोर और खतरनाक ऊंचाइयों की तरफ क्यों खिंचे चले आते हैं? आइए खंड 3 में इसी को समझते हैं, पहाड़ों का आध्यात्मिक हृदय। उस सवाल का जवाब हिमालय की गहरी आध्यात्मिक जड़ों में छिपा है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन परंपराओं में इन पहाड़ों को समान रूप से बेहद पवित्र माना जाता है। उदाहरण के लिए भूटान के टाइगर्स नेस्ट मठ की इस मशहूर किंवदंती को ही ले लीजिए। कहा जाता है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के जनक गुरु रिनपोछे ध्यान करने के लिए एक उड़ने वाली बाघिन की पीठ पर बैठकर यहाँ आए थे। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे यहाँ का पौराणिक इतिहास इन ऊंची चट्टानों और घने जंगलों में पूरी तरह से रचा बसा है। अब जरा इन पवित्र स्थलों को देखिए। गोसाई कुंड झील, जिसके बारे में माना जाता है कि वो भगवान शिव के त्रिशूल से बनी थी। मुक्तिनाथ, जहां तीर्थयात्री 108 पवित्र जल स्रोतों में स्नान करते हैं। माउंट कैलाश, जिसे पौराणिक माउंट मेरू का साक्षात रूप माना जाता है। और हरिद्वार में सैकड़ों तैरते दियों के साथ होने वाली शाम की भव्य गंगा आरती। ये सभी अलग अलग संस्कृतियों के लिए गहरी आस्था और दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं। आस्था और शारीरिक क्षमता का शायद सबसे बड़ा टेस्ट है माउंट कैलाश की कोरा यात्रा। तीर्थयात्री ऊंचे ठंडे रेगिस्तानों को पार करके इस पवित्र पर्वत तक पहुंचते हैं।
और फिर शुरू होती है 52 किलोमीटर लंबी बेहद कठिन परिक्रमा। लोगों की गहरी मान्यता है कि ये यात्रा इंसान को उसके सारे पापों से मुक्त कर देती है। सच कहूं तो हिमालय की ये आध्यात्मिक यात्रा आपके सारे सेंसेस को जगा देती है। शेरपा गांव में हवा में फहराते चमकीले रंग के प्रार्थना झंडे, गंगा के किनारे गूंजते भक्ति गीत और ऊंचाई पर स्थित मठों की वो गहरी सुकून देने वाली खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, खंड 4, अंतिम मानवीय रोमांच। यहाँ हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे ये चोटियाँ एडवेंचर, इंसान के जज्बे और दुनिया के सबसे मुश्किल सफ़र का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंचे पहाड़, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है, वे सबके सब यही मौजूद हैं? बिल्कुल। और इनमें सबसे ऊपर है महान माउंट एवरेस्ट, जिसे वहां के लोग पूरे सम्मान के साथ सगरमाथा या चोमोलुंगमा कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन चोटियों का अपना अलग ही मिजाज है। एक तरफ पाकिस्तान के नंगा पर्वत और केटू जैसी भयानक चोटियां हैं, जिन्हें किलर माउंटेन और सैवेज माउंटेन कहा जाता है। यहाँ के खतरनाक रास्ते और बर्फ की सीधी दीवारें किसी की भी रूह कंपा दें। वहीं दूसरी तरफ तिब्बत का चोओयू है, जिसे फिरोजा देवी भी कहते हैं। इसकी ढलानें थोड़ी आसान हैं और ये पर्वतारोहियों के लिए 8000 मीटर वाली चोटियों में काफी सुलभ मानी जाती है। रोमांच का एक और शानदार उदाहरण है लेजेंडरी अन्नपूर्णा सर्किट। ये हफ्तों लंबा ट्रैक आपको नीचे की हरी भरी घाटियों से होते हुए पारंपरिक गांवों के बीच से गुजारता है और अंत में आप पहुंचते हैं 5416 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सूखे और तेज हवाओं वाले थोरोंगला दर्रे पर। ये सफर अपने आप में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। वैसे यहाँ एडवेंचर सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने तक सीमित नहीं है। पोखरा की फेवा झील पर पैराग्लाइडिंग करना हो, दार्जिलिंग के चाय बागानों में टॉय ट्रेन की सवारी हो, या फिर चादर ट्रैक पर जमी हुई जांस्कर नदी पर चलना, यहाँ तक कि नुब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में 2 कुबड़ वाले ऊंटों की सवारी, इस क्षेत्र में रोमांच के अनगिनत रूप मौजूद हैं। इन विशाल दिग्गजों के सामने खड़े होकर इंसान को सच में अपनी हकीकत का एहसास होता है। ये एक ऐसा पल है जहां हमारी सबसे बड़ी मानवीय महत्वाकांक्षाएं प्रकृति की असीमित और प्रचंड शक्ति के सामने आकर मिल जाती हैं। ये हमें बहुत विनम्र बनाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, टेक्टोनिक ताकतें आज भी इन पहाड़ों को ऊपर उठा रही हैं। तो जैसे जैसे ये चोटियां तारों के और करीब पहुंच रही हैं, इंसान का इन पहाड़ों से रिश्ता आगे कैसे बदलेगा? आने वाली पीढ़ियां इस बर्फ के घर में और कौन सी नई किंवदंतियां गढ़ेंगी? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।